Epstein Institute, Harvard University, Professor Noam Chomsky, Professor Marvin Minsky, Professor Martin Nowak, Professor Stephen Kosslyn, Harvard Law School के प्रोफेसर एलन डर्शोविट्स। एप्स्टीन लड़कियों के दरमियान घिरा होता था और ये सब कुछ साइंसदानों और स्कॉलर्स के सामने होता था। MIT के मीडिया लैब में उसके साथ नौजवान लड़कियां भी हुआ करती थीं। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कुछ नामी ग्रामी साइंसदानों की मुनाफकत पे। बच्चियों के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड अमेरिकी फाइनेंसियर जेफरी एप्स्टीन दुनिया के टॉप साइंसदानों का बेस्ट फ्रेंड कैसे था? हम आला यूनिवर्सिटीज, जदीद साइंसी रिसर्च, सफ़े अव्वल के रिसर्च जर्नल्स का जब भी सोचते हैं, ला मुहाला हमारा ख्याल मगरिब, बिलखुसूस अमेरिकी और बरतानवी यूनिवर्सिटीज की जानिब जाता है। एप्स्टीन फाइल्स से हमारा ये गुमान तो खत्म हुआ कि अमेरिका में सफ़े अव्वल के साइंसदान गैर सियासी हैं या उनकी रिसर्च किसी छुपे हुए एजेंडे की खातिर नहीं। इस वीडियो में आपको चंद एक ऐसे साइंसदानों का बताते हैं जो जेफरी एप्स्टीन के इंतहाई करीब थे। इन अफराद को एप्स्टीन ने अपना दोस्त क्यों बनाया था, ये अंदाजा इन साइंसदानों के हमारी दुनिया पे असरात से लगा लें। एप्स्टीन जिन खुफिया कुव्वतों का एजेंट था, वही कुव्वतें इन तमाम टेक्नोलॉजीज को आज अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। प्रोफेसर मार्टिन नोवाक। इतने सारे साइंसदानों में हार्वर्ड के प्रोफेसर मार्टिन नोवाक यूं बाजी ले गए कि अपनी वसीयत में एप्स्टीन इन मौसूफ के नाम जाते जाते $5 मिलियन की विरासत कर गया। मार्टिन नोवाक रियाजी और बायोलॉजी के नामी ग्रामी साइंसदान हैं जिनकी एवोल्यूशनरी वायरल डायनामिक्स की थ्योरी ग्राउंड ब्रेकिंग समझी जाती है। मार्टिन अपने दोस्त एप्स्टीन के लिए इस हद तक सीरियस थे कि उन्होंने एप्स्टीन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दफातर में दाखिले के लिए चाबी तक दे रखी थी। मार्टिन नोवाक ने अपने एक डॉक्यूमेंट में एक मैथमेटिक्स की थ्योरी के साथ एप्स्टीन इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टाइटल लिख रखा है। इससे अंदाजा होता है कि मार्टिन नोवाक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एप्स्टीन के नाम से इल्मे रियाजी का इंस्टीट्यूट बनाने के करीब करीब थे। सोचें, अगर ये इंस्टीट्यूट बन जाता, एप्स्टीन को कभी कानूनी गिरफ्त का सामना ना करना होता, तो कुछ बैद नहीं कि दुनिया के काबिल तलबा ऐसी इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए दिन रात पढ़ाइयाँ कर रहे होते जिसकी बुनियाद इखलाकी करप्शन पे रखी जाती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो यूं लगता है जैसे एप्स्टीन की जेब में थी। यूनिवर्सिटी के सदर लैरी समर्स अपने दफ्तर की एक नौजवान साथी पे आशिक थे और एप्स्टीन से इसी हवाले से मशवरे लिया करते थे। प्रोफेसर स्टीफन कोसलिन, अमेरिका के मारूफ न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। स्टीफन कोसलिन वही प्रोफेसर हैं जो जिनसी जराइम में कैद एप्स्टीन से मिलने जेल तक जा पहुंचे थे। प्रोफेसर स्टीफन पे एक कम उम्र लड़की से जिनसी ज्यादती का इल्जाम भी इस पूरे मुकदमे में ज़ेरे गर्दिश रहा है। प्रोफेसर स्टीफन ने अपने दोस्त जेफरी एप्स्टीन को ऐसे नवाजा कि उसे बगैर किसी काबिलियत के डायरेक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो बना दिया। जो लोग यूनिवर्सिटी की तालीमी सिस्टम से वाकिफ हैं, उन्हें अंदाजा होगा कि रिसर्च फेलो बनने के लिए और वो भी हार्वर्ड में कितनी काबिलियत दरकार है। लेकिन वो एप्स्टीन जिसने कॉलेज की तालीम भी मुकम्मल नहीं की थी, वो टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में इल्म नफ्सियात का रिसर्चर बन गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी मानती है कि एप्स्टीन के पास यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए तालीमी काबिलियत नहीं थी, फिर भी डिपार्टमेंट के हेड स्टीफन कोसलिन ने एप्स्टीन को रिसर्च फेलो बना दिया। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में रिसर्चर जोसेफ ठाकरिया ने इंकशाफ किया कि एप्स्टीन ने खुद अपनी जेनेटिक टेस्टिंग के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनोमिक स्टडीज में अपने खून के नमूने फराहम किए थे, जिसके लिए हार्वर्ड की इस रिसर्च को एप्स्टीन ने फंडिंग भी की थी। इस रिसर्च का मकसद इंसान की लंबी उम्र का हुसूल था। एलन डर्शोविट्स, हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर एलन डर्शोविट्स ने न सिर्फ एप्स्टीन के करीबी साथी थे, एप्स्टीन के तमाम मुकदमात में वकील थे, बल्कि ये मौसूफ खुलकर आज भी एप्स्टीन की बेगुनाही का इजहार करते हैं। ये वही प्रोफेसर एलन हैं जिन्होंने 2015 में अपने एक बयान में कहा था कि एप्स्टीन हर वक्त लड़कियों के दरमियान घिरा होता था, लड़कियां एप्स्टीन के काम करती थी, मेहमानों को कॉफी वगैरह सर्व करती थी और ये सब कुछ तमाम नामी ग्रामी साइंसदानों और स्कॉलर्स के सामने होता था। इसमें कुछ काबिल एतराज नहीं। प्रोफेसर मार्विन मिन्स्की हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे। ये अमेरिका में सफ़े अव्वल के माहिर रियाजीदान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अव्वलीन स्कॉलर्स समझे जाते हैं। प्रोफेसर मिन्स्की सिर्फ एप्स्टीन के इंतहाई करीबी साथी ही नहीं थे, बल्कि इन पे एप्स्टीन आइलैंड में एक सेक्स ट्रैफिक कम उम्र लड़की से जिनसी ज्यादती का इल्जाम भी लगा। 2008 में एप्स्टीन को बच्चों से जिनसी ज्यादती के मामलात में सजा हुई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एप्स्टीन से मजीद फंड्स लेने से इनकार कर दिया, लेकिन ये इनकार भी लगता है बस ऊपरी ही था। दिलचस्प ये कि 2009 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के 2 साइंसदानों ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ज़ाती तौर पे एप्स्टीन से फंड्स वसूल किए, यानी फंडिंग लेने वाले हाथ जोड़ जोड़ कर इनकार करते रहे, लेकिन एप्स्टीन फंड्स देने पे बज़िद था।
صرف ہارورڈ یونیورسٹی ہی نہیں، سائنٹیفک اسٹڈیز کے لیے دنیا کی جانی مانی بلکہ ٹاپ یونیورسٹی MIT بھی ایپسٹین کے سامنے لگتا ہے بے بس تھی۔ MIT کے ساتھ ایپسٹین کا تعلق 25 برسوں پہ محیط تھا۔ ایپسٹین نے مختلف پروجیکٹس کے لیے MIT کو فنڈز فراہم کیے جن کا تخمینہ $1.25 ملین بنتا ہے۔ MIT سے استعفیٰ دے کر یہ خبر لیک کرنے والی خاتون آفیسر نے 2020 میں میڈیا کو بتایا تھا کہ ایپسٹین MIT کے میڈیا لیب میں نہ صرف خود آتا جاتا تھا بلکہ بعض اوقات اس کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ 2019 میں MIT کے مشہور میڈیا لیب کے سربراہ پروفیسر جوئی ایتو نے معافی نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ذاتی طور پہ ایپسٹین سے تعلق میں تھے اور ان کا بدنام زمانہ پراپرٹیز میں آنا جانا تھا۔ معافی نامے میں وہی ایک پرانا روایتی سا جملہ کہ انہیں بندہ پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ پروفیسر نوم چومسکی۔ ایپسٹین فائلز میں ایک فلاسفر کا نام تواتر سے ملتا ہے، بلکہ صرف نام ہی نہیں تصاویر بھی ملتی ہیں۔ وہ ہیں MIT کے پروفیسر نوم چومسکی۔ یہ ایک ای میل میں جیفری ایپسٹین کو یہ مشورہ دیتے ہوئے پائے گئے کہ میڈیا خواتین سے زیادتی کے معاملے کو ضرورت سے زیادہ اچھال رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے اگنور کرو۔ بین گورتزل۔ دنیا میں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا ماسٹر مائنڈ بلکہ گاڈ فادر سمجھے جانے والے سائنسدان بین گورتزل نے جیفری ایپسٹین سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ حاصل کی تھی۔ فنڈنگ کی اس دوڑ میں بین اس قدر سنجیدہ تھے کہ انہوں نے بچوں کی جنسی ٹریفکنگ کے جرم میں جیل کی سزا مکمل ہونے پر ایپسٹین کو مبارکباد کی ای میل تک بھیجی تھی۔ ڈیوڈ ہانسن۔ اپنے روبوٹکس پروجیکٹ کے لیے ایپسٹین سے فنڈنگ مانگنے والے ڈیوڈ ہانسن خاصے آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے ایپسٹین روبو بنانے کی بھی پیشکش کی تھی۔ اس لسٹ میں دسیوں اور بھی سائنسدان ہیں۔ آج ایپسٹین سے تعلق پہ ہر دوسرا اسکالر اور سائنسدان یہ کہہ کر اپنا دامن جھاڑ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن ایپسٹین فائلز بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ صرف غلطیوں تک نہیں اور نہ اتنا سیدھا سادہ ہے۔ یہ سائنسدان صرف اخلاقی نہیں، سائنسی کرپشن میں بھی ملوث رہے۔ ان کا ایپسٹین سے تعلق سائنس آن ڈیمانڈ پہ مبنی تھا، ایسی سائنس جس کے پیچھے ایک مخصوص لابی ہمیں کار فرما نظر آتی ہے۔